एक बार फिर से मैं एसबी सिंह और आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, बहुत सारे कॉजेज़ हमने पढ़े, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में ऐसा क्या एकदम से हुआ कि वो जो रेवोल्यूशन बहुत पहले से दबी पड़ी हुई थी वो एकदम से ऊपर आ गई, या कह सकते हैं कि लोगों ने अपना गुस्सा निकाल दिया एकदम से। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इमीडिएट कॉज है, इमीडिएट का मतलब जिसे कह सकते हैं कि आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो ये घटनाक्रम की जानकारी है ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है और बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम जो कि आपको शायद नॉर्मली सुनने को ना मिले हों या दूसरे वीडियोस में ना देखने को मिले हों, तो निश्चित तौर पर आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं इमीडिएट कॉज की तरफ। राइट, इमीडिएट कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। राइट, सो अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि सोशल चेंजेस क्या हुए, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हुए, उनकी वजह से काफ़ी टाइम तक चीज़ें चलती रहीं। लेकिन सबसे बड़ा इशू अभी मैं बात जो कर रहा हूँ वो इमीडिएट कॉज की कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात हुई जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन देन एंड देयर हो गई। तो हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो किंग था वो थोड़ा सा खर्चीला था, जो क्वीन थी वो भी बहुत खर्चीली थी। इसके अलावा मेंटेनेंस जो अलग से लग रहा था, पैलेसेस के मेंटेनेंस, देन गवर्नमेंट जो चल रही थी उनके एक्सपेंसेस, इन सब को देखते हुए अगर देखा जाए तो एक्सचेकर इट मीन्स आप सीधे सीधे कह सकते हैं खजाना, वो क्या था, वो खाली था। राइट, एक्सचेकर वॉज एम्प्टी। तो अब इसके लिए किंग को क्या करना था, इसको बैलेंस करने के लिए उसको टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। राइट, अब टैक्स इंक्रीज करना ठीक है, इंक्रीज करिए, बट टैक्स इंक्रीज करना उस समय ओल्ड रिजिम के हिसाब से, ओल्ड रिजिम इन द सेंस जो पुरानी चीजें चली आ रही थी उसके हिसाब से किंग को कोई अकेली अथॉरिटी नहीं थी। किंग हैज हैड नो अथॉरिटी, नो पावर यू कैन से टू चेंज और इम्पोज एनी टैक्स। राइट, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ओल्ड रिजिम जो कहता था कि राजा को पावर नहीं है कि वो टैक्स को इम्पोज कर ले या चेंज कर ले। तो फिर आप कहेंगे सर, फिर अभी आपने बताया था कि राजा को बहुत सारी पावर थी, अब आप कह रहे हैं कि किंग को पावर नहीं है कि वो टैक्स को इम्पोज कर पाए। तो ये दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कैसे आ गई? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसके लिए एक एसोसिएशन होता था, या कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट जनरल। क्या कहते थे उसको? स्टेट जनरल। राइट, तो ये स्टेट जनरल जो होती थी ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जो टैक्स को इंक्रीज करना या टैक्स को इम्पोज करना ये इसके थ्रू हो सकता था। अब आप कहेंगे स्टेट जनरल की और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? तो मैंने जैसे बताया कि ये पॉलिटिकल बॉडी थी, इसमें आपके फर्स्ट स्टेट के, देन सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। राइट, थर्ड स्टेट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, राइट, थर्ड स्टेट के जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो मिल करके बनाते थे स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल क्लियर हो गया कि वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो आते थे। राइट, अच्छा, अब इस मीटिंग को बुलाना किसका काम होता था? वो काम होता था किंग का। किंग ने मीटिंग के लिए अनाउंस कर दिया और ये डिक्लेयर किया गया कि 5 मई 1789 को ये मीटिंग होगी। इसके लिए वर्साइल का जो हॉल था वो सजाया गया। और हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ये मीटिंग जो कि स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी 1614 में बुलाई गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि पहले कभी जब ज़रूरत पड़ी होगी तब ये मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद से ये मीटिंग 1789 में बुलाई गई। ओके, तो अब ये मीटिंग बुलाई गई, जैसे मैंने बताया वर्साइल का जो हॉल था वो सजाया गया, पैलेस को सजाया गया और किंग ने सबको इनवाइट किया। नाउ फर्स्ट स्टेट सबको पता है क्लर्जी बिलोंग करते थे, 300 मेंबर्स वहाँ से आए। राइट, 300 रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं। देन सेकेंड स्टेट, वहाँ से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए। राइट, अब बचा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट को चूंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव, और 600 भी कौन लोग? जो बहुत अच्छे लोग
कह सकते हो डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते थे, और इसके अलावा कुछ इमिनेंट पर्सन, इमिनेंट मतलब जो फेमस पर्सनैलिटी थे, थोड़ा सा एजुकेटेड लोग थे, उनको भेजा। हालांकि इस 600 लोग में जो लोअर कैटेगरी के जो पीजेंट्स थे या वुमेन्स थी उनको अलाउड नहीं किया गया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 40,000 लेटर्स, क्या 40,000 लेटर्स ले करके आए थे, जिसमें क्या थी, लोगों की डिमांड्स थी, लोगों के ग्रीवेंसेस थे, मीन्स उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, उनकी क्या क्या डिमांड थी। इसके लिए 40,000 लेटर्स लिख करके इन 600 रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया कि आप हमारी बात किंग तक पहुंचाएं, राइट। इतना होने के बाद खैर मीटिंग स्टार्ट हुई। अब मीटिंग में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है वोटिंग, राइट। अब वोटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो ओल्ड रिजिम जिसकी मैंने बात की, उसमें जो वोटिंग सिस्टम था वो था 1 वोट ईच स्टेट, राइट, 1 वोट फ्रॉम ईच स्टेट, ओके। तो ये सिस्टम था। अब नो डाउट क्लर्जी से 1 वोट मिल जाएगा, नोबिलिटी से 1 वोट मिल जाएगा, तो किंग तो आसानी से टैक्स को इम्पोज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है, सिंपल। तो ये बात थर्ड स्टेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो हमारे अपोज में वोट करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप हमें एज अ होल एक मत काउंट करिए, वी आर नॉट 1, वी आर 600 हेयर। तो हमारा जो काउंटिंग होना चाहिए वो 600 रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हमारे 600 वोट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उन्होंने, जो रूसो ने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस चीज़ का पहले भी चूँकि डिस्क्रिप्शन हो चुका था, वोटिंग राइट्स की बात हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स को रखते हुए अपने आप को कहा कि नहीं, हमें 600 काउंट करिए। अब किंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और उसको ये बात पसंद भी नहीं आई। तो उसने क्या किया कि थर्ड स्टेट को, या जो कॉमन्स थे, राइट, कॉमन्स थे, उनको हॉल से बाहर निकलवा दिया। अब चूँकि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो बिल्कुल डिसाइड करके आए थे कि आज तो हम कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको किंग ने बाहर निकाल दिया तो वो जा कर के एक टेनिस कोर्ट, राइट, टेनिस कोर्ट, वहाँ जा कर के इकट्ठे हो गए, और उन्होंने ओथ, कहते ना कि एक कसम ले ली या प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि जब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे, जब तक कि हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना करा लें या उसको लेकर के मंजूरी ना ले लें, राइट। इसको आप अपने जो कहते हैं कि हिस्टोरियंस जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो टेनिस कोर्ट ओथ भी कही जाती है, राइट। तो टेनिस कोर्ट ओथ में क्या बताया मैंने कि उन्होंने इस बात की प्रॉमिस की, इस बात की कसम ली कि हम यहाँ से जब तक डिसॉल्व नहीं होंगे या जब तक डिसबर्स नहीं होंगे, जब तक कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड ना कर लें या कॉन्स्टिट्यूशंस का ड्राफ्टिंग ना करवा लें, राइट। ये ओथ ले करके वो वहीं पर गैदर्ड हो गए, जमा हो गए, बैठ गए, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं ना कि धरना दे दिया। अच्छा, वहाँ से भी उनको जाना पड़ा, तब जा कर के वो चर्च, राइट, चर्च में इकट्ठे हो गए। बात कोर्ट तक पहुँच गई, कोर्ट से डिसाइड किया गया कि नहीं, इनकी बात सही है। अब किंग को भी पता चला कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजर पोजीशन में है या एंगर पोजीशन में है। तो फिर किंग को उनकी बात माननी पड़ी, और ये जो आपका स्टेट जनरल था वो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया, राइट, नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गया। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो इमीडिएट कॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल करके आया कि स्टेट जनरल कन्वर्ट इनटू नेशनल असेंबली, राइट। ये आपने इस पूरे इस पॉइंट पे देखा। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म हुई, राइट, जो स्टेट जनरल थी उसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे चेंजेस या कह सकते हो कि बहुत सारी घटनाएं हुई, क्योंकि स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में चेंज करना इतना आसान भी नहीं था। ये शुरू तो हो गया, कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया। तो कुछ डेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिस डेट में ये सारी चीजें हुई। तो सबसे पहले ही डेट आपकी होती है जून 1789। ये वो डेट है जब स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बनाने के लिए अनाउंस किया गया, या कह सकते हो कि जो कॉमन्स थे, राइट, उन्होंने इस बात का डिक्लेरेशन किया कि स्टेट जनरल नेशनल असेंबली में कन्वर्ट होगी। और सेकंड थिंग, they invited others, means first state it means clergy, second state it means nobility,
राइट। क्लर्जी और नोबिलिटी को भी इनवाइट किया गया कि आप हमारे साथ आकर के मिल जाओ, लेकिन चूंकि राजा इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता था, तब जाकर के टेनिस कोर्ट ओथ ली गई। एनीवे, अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने इस स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बनाने में हेल्प की। तो उन सब में सबसे पहला नाम आता है आपका मीराबाऊ का, राइट। ये वैसे कहने को तो ये नोबेल्स थे, राइट, बट इन्होंने थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम को समझा और कहीं ना कहीं अपने स्पीचेस के थ्रू, अपने एड्रेसिंग के थ्रू थर्ड स्टेट को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि वो अपने राइट्स की डिमांड करे। इसके अलावा दूसरा जो नेम आता है वो आता है आपका एबे सेआइस का, राइट। ये भी कहने को तो ये प्रीस्ट थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लर्जी को बिलोंग करते थे, राइट। लेकिन इन्होंने भी थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम को समझा और कहीं ना कहीं उनका साथ दिया और एक बहुत ही फेमस पैम्पलेट इन्होंने लिखा जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट, राइट। ये एक पैम्पलेट था जो एबे सेआइस ने लिखा। इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जो मोटिवेशन मिला कि नहीं, हमें स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अपने डिमांड्स या अपने राइट्स को प्रूफ कराना है, तो इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं इन लोगों ने हेल्प की। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ बीच में, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो नेक्स्ट चीज हुई वो था आपका ओरिजिन ऑफ द रिवोल्यूशन कम्यून ऑफ पेरिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि शायद इस चीज का डिस्क्रिप्शन काफी कम जगह आपको मिलेगा। इसको आप एक दूसरे वर्ड से जान सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द नेशनल गार्ड, राइट। ये ओरिजिन ऑफ द रिवोल्यूशनरी कम्यून ऑफ पेरिस और द नेशनल गार्ड। एक्चुअली इसमें क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं पेरिस की, राइट। तो पेरिस में क्या हुआ था कि वहाँ के जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट थी उसको, वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे, रिवोल्यूशनरीज कौन थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ के गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल गवर्नमेंट को हटा दिया और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ, किसके साथ, मैं नाम लिख रहा हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड मराठ एंड कैमेल। ये दो नेम हैं जिन्होंने इस द नेशनल गार्ड को बनाने में हेल्प की, राइट। मराठ एंड कैमेल, अभी हम इनके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सिर्फ आप नाम याद रखिए। मराठ एंड कैमेल थे जिनके अंडर गाइडेंस में ये द रिवोल्यूशनरी कम्यून ऑफ पेरिस का गठन हुआ, या कह सकते हैं कि एक इस तरह की रिवोल्यूशनरी पुलिस फोर्स थी जो एक कह सकते हैं कि सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए आप बना करके रख सकते हैं। तो वो एक तरह से गठित की गई और इसको एक पर्सन, उनका भी नाम मैं लिखे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड लेफाइट, राइट। इनके अंडर गाइडेंस में ये एक पुलिस फोर्स बनाई गई थी जिसको क्या कहा गया, द नेशनल गार्ड, राइट। लेफाइट के अंडर गाइडेंस में बनाई गई थी द नेशनल गार्ड, क्योंकि एक पुलिस फोर्स थी। तो इस तरह से ये दूसरा घटनाक्रम हुआ। अब आइए चलते हैं तीसरे घटनाक्रम की तरफ, जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और बुक्स में काफी जगह आपको देखने को मिलता है या काफी जगह पढ़ने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टिल, एंड दैट हैपेंड जुलाई 14, 1789। जो सबसे बड़ा घटनाक्रम आपको काफी जगह देखने को मिल सकता है, काफी जगह पढ़ने को मिल सकता है, और वो है द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टिल। अब आप कहेंगे सर ये बस्टिल क्या है। बस्टिल एक्चुअली में पहले एक पैलेस ही हुआ करता था, एक फोर्ट हुआ करता था, कह सकते हैं आप, पैलेस नहीं कहेंगे उसको, फोर्ट कह सकते हैं। इसको बाद में एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रिजन में। लाइक जैसे होता है ना, जब पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं तो उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो प्रिजन था ये कहीं ना कहीं डेस्पोटिक पावर, राइट, डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, इसके लिए जाना जाता था। या कह सकते थे कि लोग बस्टिल से बहुत घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, लोगों को यातनाएं दी जाती थी। एनीवे, सो जुलाई 14, 1789 को क्या हुआ कि लोगों के पास एक रूमर मीन्स अफवाह, लोगों के पास एक अफवाह फैल गई पेरिस में कि कहीं ना कहीं किंग जो है अपने सैनिकों को छोड़ने वाला है और जो सैनिक होंगे वो फायरिंग करेंगे, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो इस तरह की जब अफवाह फैली तो सारे लोग सड़क पर निकल आए, और जब सारे लोग सड़क पर निकल आए तो कहीं ना कहीं लोगों को हथियार भी चाहिए होते हैं लड़ने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बस्टिल
का जो प्रिजन था उनको लगा कि नहीं यहाँ पर तो निश्चित तौर पे हथियार होने चाहिए, तो वो बस्टील प्रिजन की तरफ बढ़ गए और वहां पर जाकर के उन्होंने जो वहां के गार्ड्स थे और जो वहां के सेफ्टी ऑफिसर्स थे उनको मार डाला। और वहां पर जो प्रिजनर्स थे, हालांकि वहां पर केवल 7 प्रिजनर्स थे, मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पर केवल 7 प्रिजनर्स थे, तो वहां से रिलीज करवा दिया, मींस छुड़वा दिया और बस्टील पैलेस को तहस नहस कर दिया। कह सकते हैं कि वहां उस प्रिजन की एक ईंट से ईंट बजा दी। हिस्टोरियंस ने लिखा कि वहां के लोगों ने जितना जो गुस्सा था, इतना ज्यादा गुस्सा था कि वहां की जो ईंटें थी, वहां के जो मॉन्यूमेंट्स थे, उनको लोग अपने घरों में ले गए अपने कुछ याददाश्त के लिए। कुछ लोगों ने तो सेल कर दिए, कुछ लोगों ने इसलिए खरीद के रख लिए ताकि वो इस चीज को याद कर पाए कि ये डेस्पोटिक पावर के लिए जाना जाता था, राइट। इसके एवज में आपको बता दूं कि 14 जुलाई जो डेट है वो एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पर आज भी फ्रांस में फेमस है। मींस 14 जुलाई को हर साल बस्टील फेस्टिवल के नाम से कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के तौर पे ये डेट फ्रांस में आज भी मनाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्टील को लेकर के या इस प्रिजन को लेकर के लोगों में कितना गुस्सा था पहले जब इन्होंने इसको तोड़ा, और उसी को सेलिब्रेट करने के, ना कि एक फ्रीडम उनको मिल गई कि भाई बस्टील पैलेस अब प्रिजन था वो जो नहीं रह गया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हर एक साल वो 14 जुलाई को नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ डेट्स हैं, जैसे कि आपको मैं एक डेट और बताता हूँ, जुलाई 4 1789। इस डेट को काफी सारे जो क्लर्जीज थे या काफी सारे जो नोबिलिटी थे उन्होंने वॉलंटरली मींस कहते ना कि अपने आप से कुछ जो प्रिविलेज थे वो छोड़ दिए थे। प्रिविलेज इन द सेंस कि जब उनको लगा कि नहीं थर्ड स्टेट के साथ कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, किंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो काफी सारे लोग जो क्लर्जी और नोबिलिटी को बिलोंग करते थे वो आगे आए और उन्होंने अपने आप से कुछ प्रिविलेजेस छोड़ दी। और इसके बाद ही आपका ये बस्टील पैलेस का जो बस्टील प्रिजन का जो एक घटनाक्रम था वो हुआ। तो अब चलते हैं अगले घटनाक्रम की तरफ, और वो था आपका द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, एंड दैट हैपेंड अगस्त 12 1789। सो जो अब अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं और वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो कि 12 अगस्त 1789 को, चूंकि अभी हमने बात की थी कि नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई थी और नेशनल असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान लिया गया, राइट। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, या फिर आप कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इशू किया। हालांकि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट था वो अमेरिकन मॉडल को बिलोंग करता था और कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर किया गया कि ऑल मैन बीइंग बोर्न इक्वल शुड हैव इक्वल राइट। इस बेस पर ये आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट की बात कर रहे हैं वो इस बेस पर बना, जैसे कि मैंने बताया कि एक अमेरिकन मॉडल पे बेस था। सो ऑल मैन बीइंग बोर्न इक्वल शुड हैव इक्वल राइट, एंड दैट इज राइट सेंटेंस हियर, क्योंकि जब सारे एक ही जैसे पैदा हुए हैं तो उनको राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए। और इसके बाद एक फॉर्मेट बनाया गया, आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा एक प्रेम्बल, एक कहते हैं ना कि इंट्रोडक्टरी नोट होता है। क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं एक बात माइंड में आई थी कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन टाइप का पहले बना लेते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट करते रहेंगे। तो इसको लेकर के उन्होंने एक जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे राइट्स को डिस्कस किया। नॉर्मली आपको मैं बता दूं, जस्ट लाइक राइट टू लिव, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, इवन वोटिंग राइट्स एज वेल, एंड प्रॉपर्टी राइट्स। तो कुछ इस तरह के राइट्स की उन्होंने बात की जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेट पे बनाया गया। हालांकि इन सारे राइट्स को अगर मैं लेकर के बैठूंगा तो निश्चित तौर पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो सकता है, तो मैं बिल्कुल आपको चाहूँगा कि इस राइट्स को लेकर के आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको अगले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, या अगर किसी भी को ज़रूरत पड़ती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल करके इन राइट्स के बारे में डिस्कशन कर सकता है या पूछ सकता है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट की, ये कुल मिलाकर के एक बेसिक, एक फंडामेंटल जिसे कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं, वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें नॉर्मल पर्सन के राइट्स को ध्यान में रखा गया था। सो स्टूडेंट्स, अभी इस पूरे वीडियो में हमने जो पढ़ा वो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया था, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो थे वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमीडिएट कॉज के बारे में पढ़ा और कुछ कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन, इसका मतलब उसके अंदर जितने भी कुछ अन्य घटनाक्रम आए थे उनके बारे में जानकारी ली। तो निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूं कि ये आज का ये वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।